हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है बेसिकली फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि फॉर दिसंबर 2020 हमने अपना सेशन स्टार्ट किया है फॉर MCQs। रीज़न बीइंग आपका जो पेपर है 5 दिसंबर 2020 उसमें सारे पेपर आपके MCQs ही होंगे। पेपर पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फॉर सितंबर 2020 एंड सेम पेपर पैटर्न दिसंबर 2020 के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके पहले हमने सितंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए बहुत सारे MCQ सेशंस अपलोड किए हुए थे जो बेसिकली हमारे बिट क्वेश्चंस पे बेस्ड थे। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो क्लासेस भी आप कवर कर लो। अगर आपने नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वो क्लासेस वहाँ से कवर कर लेना। उसके अलावा दिसंबर 2020 के लिए हमने ऑलरेडी 2 सेशंस अपलोड किए हुए हैं। जो फर्स्ट था अकाउंट्स पे एंड सेकेंड था इकोनॉमिक्स पे। आज भी बेसिकली हमारी इकोनॉमिक्स पे ही क्लास होगी जो कि 3rd सेशन होगा एंड आज भी हम लोग ई बुलेटिन्स के ही क्वेश्चंस डील करेंगे। आज हम लोग कौन से ई बुलेटिन के क्वेश्चंस लेंगे वो हम बता देते हैं कि मई 2020 एंड जून 2020। रीज़न बीइंग अप्रैल 2020 के बुलेटिन में कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का नहीं था, तो हमने अप्रैल 2020 का ई बुलेटिन स्किप किया है एंड मई एंड जून 2020 ई बुलेटिन्स के जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और हमने पहले बताया था कि आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। आप वहाँ से पहले सारी ई बुलेटिन्स डाउनलोड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। कह रहे वाई द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज डायनामिक। ग्रोथ डेफिनेशन डायनामिक क्यों होता है? रीज़न बीइंग कि वहाँ पे टाइम के बारे में बताता है, टाइम मेंशन करता है। देखो इट मेंशंस टाइम, इट मेक्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट स्टडीज सोसाइटी और नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस इट मेंशंस टाइम। रीज़न बीइंग अ ग्रोथ डेफिनेशन में हमेशा आप देखोगे ना टाइम के बारे में इन्फॉर्म किया होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइंस है। पॉजिटिव साइंस में ये होता है कि क्या एक्चुअल में है, जो मेथड चल रहा है हम उसकी बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज। एंड अगर नेगेटिव साइंस की बात करें तो नेगेटिव साइंस में बताता है व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। इट एक्सप्लेन्स व्हाट ऑट टू बी, ये नेगेटिव साइंस में होता है। इट डील्स विद द वैल्यू जजमेंट, ये भी नेगेटिव साइंस में होता है। एंड इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, नहीं ये भी कहाँ होता है? नेगेटिव साइंस में। पॉजिटिव साइंस में सीधे सीधे क्या होता है? व्हाट इज, कि क्या चल रहा है फिलहाल। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलो डिडक्टिव मेथड, रॉन्ग। डिडक्टिव मेथड इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डिडक्टिव मेथड के और भी कई सारे नाम हैं जिसमें से एक नाम एनालिटिकल भी है। इन डिडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, नहीं जनरल टू पर्टिकुलर, ये भी हमने बताया है। एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलो इंडक्टिव मेथड, रॉन्ग। उल्टा बता दिया ना, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं इंडक्टिव और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते हैं डिडक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में ट्रू पूछा था। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई? रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, ये तो होता है। क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, ये भी होता है। ट्रैवलर्स चेक भी होता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज, देखो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि अगर हम मार्केट में किसी चीज़ के लिए 10 रुपये पे करने को रेडी हैं और वो हमें 8 रुपये पे मिल जाए तो 2 रुपये का हमारा क्या है? फ़ायदा है। तो MR माइनस MC, TR माइनस AC, डिमांड प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बट ऑब्वियसली हमारी डिमांड प्राइस कितनी है? 10 और मार्केट प्राइस कितनी है? 8। तो ये जो 2 रुपीज़ का डिफरेंस है यही तो कंज्यूमर सरप्लस है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, if the supply curve is perfectly elastic and the demand in the market is rising continuously, the market price will be, सिंपली अगर हम लोग ग्राफ बना ले, हमारा सप्लाई कर्व कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया और डिमांड कर्व हमारा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। बट स्टिल हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना रहेगा? फिक्स, दैट इज विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव देन द 2 कमोडिटीज आर, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी 2 चीज़ के लिए निकालते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, तो बेसिकली यहाँ पे इनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि इफ़ इन केस मान लो टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लोग टी वाले शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। बट कॉम्प्लीमेंट्री में बात करो, कॉम्प्लीमेंट्री में हम कह सकते हैं कार एंड पेट्रोल,
तो यहाँ जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ेगा कार की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दैट इज इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज। रीजन बीइंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या पूछा था, नेगेटिव, और नेगेटिव दैट इज इनवर्स रिलेशन, वो किस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज में। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी द डिमांड कर्व विल बी, अगर हमारा ED इज इक्वल टू 1 है तो नो डाउट जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेटिंग द प्राइस लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड टू गेन मार्केट शेयर। इस तरह की प्राइसिंग टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, जहां हम अपनी प्राइस को कम रखते हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर पाए। आंसर होगा ए पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट, if the TVC for producing 10 units is 1500 and for 9 units is 1450, calculate the marginal cost for the 10th unit। अब मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, चाहे तो TCN माइनस 1 होगा, चाहे तो TVCN माइनस TVCN - 1 होगा। तो देखो 10 यूनिट पे हमारे कितनी है वैल्यू 1500 और 9 पे कितनी है 1450, तो उसका डिफरेंस सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज डी। अब देखो क्वेश्चन में फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सिर्फ इसलिए कर लेंगे सो दैट अगर इससे MCQs बनते हैं तो बहुत ही ईजिली हम एग्जाम में आंसर कर पाए। देखो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअल पेमेंट्स मेड बाय अ फर्म फॉर परचेजिंग और हायरिंग रिसोर्सेज। जब आप एक्चुअल पेमेंट की बात करो तब किस तरह की कॉस्ट की बात करो, एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल पेमेंट पूछा है और एक्चुअल पेमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। नाबार्ड इज अ एपिक्स बॉडी इन द डोमेन ऑफ नाबार्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा है ना, क्योंकि अगर नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो सिंपली इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड क्रेडिट देता है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन मनीला, फिलीपींस। लास्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक। क्लियर, इंटरनेशनल बैंक। अब देखो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दिया है, ये भी हम लोग करेंगे सो दैट अगर MCQs इससे बनते हैं तो बहुत ही ईजिली हम आंसर कर पाए। पहला है, द अदर नेम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात तो सेम ही इंडस्ट्री की करते हैं, लेट्स से टूथपेस्ट, बट सबके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, पेप्सोडेंट एंड डाबर। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स आर लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय GOI एट डिस्काउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज। अब देखो ट्रेजरी बिल 91 डेज का तो होता है, बट क्या लॉन्ग टर्म होता है, नहीं, शॉर्ट टर्म होता है। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, नहीं, ये RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, इफ द प्राइसेज आर डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली इट इज सेड टू बी इन्फ्लेशन। फॉल्स, तब तो डिफ्लेशन हुआ ना। गिवन गुड्स वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड। ट्रू, रीजन बीइंग गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट की जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है। लोगों का माइंडसेट होता है कि अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी भी सुपीरियर क्वालिटी की हो रही होगी, तो उस केस में हम उसको इन्फीरियर ना मान करके सुपीरियर मानने लगते हैं और उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, total effective money supply is equal to actual money supply by the government into the velocity of circulation of money। क्लियर है, टोटल इफेक्टिव तो यही होता है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। पहला है स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हम सबको पता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, रॉबिन्स की। IMF, जो कि हम बार बार हर ही क्लास में बता रहे हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी से रिलेटेड होता है। प्राइस एंड AR इक्वल होता है किस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में। एंड सेलिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा मई 2020 का ये जो बुलेटिन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे जून 2020 के बुलेटिन पे। देखो ये बुलेटिन है हमारा जून 2020 का, और हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना। देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन फॉर द टोटल यूटिलिटी कर्व इज TU इज इक्वल टू 2Q² + 5 सो द MU विल बी। इस इक्वेशन के बेसिस पे पहले हम लोग MU निकालते हैं। लेट्स से हमारे पास क्वांटिटी दी है, TU दिया है।
क्वांटिटी है हमारी 1 2 3। अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 2 रखेंगे तो हो जाएगी 13 और 3 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 23। तो टोटल यूटिलिटी तो हमारा पर एडिशनल यूनिट इंक्रीज हो रहा है एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। फर्स्ट में तो कुछ नहीं है बट सेकेंड में 5 हो गया, थर्ड में 10 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व और यू शेप्ड कर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, जैसा हमने ग्राफ बनाया भी है। नेक्स्ट, if the demand forecasting equation is इतना where d is demand and t is time, then find out the level of demand if t is 10। कुछ नहीं करना है, सीधे t की जगह 10 रख देना है तो आंसर हो जाएगा 5 + 8 × 10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 85। तो आंसर विल बी सी 85। नेक्स्ट, अ पॉइंट अबव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी अटेन्ड इफ। अबव पूछा है, अबव मतलब लेट्स से ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर हमें इधर शिफ्ट होना है तो द इकोनॉमी ग्रोस टेक्नोलॉजिकली, ये भी करेक्ट है। इफ द शिफ्टेड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, ये भी सही है। द इकोनॉमी एक्वायर्स मोर रिसोर्सेज और नन ऑफ द अबव बट ऑब्वियस बी, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमें इससे ऊपर कोई पॉइंट अटेन करना है तो नो डाउट टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती है तो भी अटेन कर पाते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है तो भी अटेन कर पाते हैं। बट सीधे सीधे बी में देखो लिखा है इफ़ द शिफ्टेड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, कि अगर वो पास हो जाए इस पॉइंट से तो भी तो हम अटेन कर लेंगे अबव पॉइंट, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द इनकम डिमांड कर्व ऑफ अ सुपीरियर गुड विल स्लोप। हमें पता है कि अगर हम अपनी इनकम की बात करें एंड सुपीरियर गुड्स की, अच्छी क्वालिटी गुड्स की बात करें, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड तो होगा ही नहीं, वर्टिकली होगा ही नहीं, हॉरिजेंटली होगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, द क्रॉस डिमांड कर्व फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल बी। अभी हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, और जब इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ऐसे, दैट इज फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी विल बी। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे क्या होगा, ई डी इज इक्वल टू बट ऑब्वियस 0, क्योंकि इस केस पे आपकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। आप कितनी भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करो आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर होगा डी 0। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व विल बी इन इलास्टिक इफ। अभी हमने बताया कि अगर डिमांड कर्व की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से बन रहा था इन इलास्टिक, तो सप्लाई कर्व भी एक्स एक्सिस पे ही इन इलास्टिक होगा, तो आंसर हो जाएगा इट कट्स द क्वांटिटी एक्सिस, क्योंकि ये तो प्राइस को शो करा और ये किसको शो करा है, सप्लाई को, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से इन इलास्टिक कर्व बनेगा, दैट इज एक्स एक्सिस को कट करते हुए, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द सप्लाई कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सप्लाई कर्व मोनोपोलिस्ट का होगा ही नहीं, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, AFC दिया है, ABC दिया है, आपको क्या निकालना है, TC। तो TC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, TBC प्लस TFC करके। आप देखो TBC कैसे निकालेंगे, ABC इंटू Q, और TFC कैसे निकालेंगे, AFC इंटू Q। मतलब एक बार AFC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ABC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम उसको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली टोटल कॉस्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एवरेज कॉस्ट का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, TBC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और AFC का क्या होगा, TFC अपॉन क्वांटिटी। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट, द कॉम्पिटिटिव आउटपुट इज 30,000 यूनिट्स if the Carnot duopolist face the same market demand curve as in the competitive market, the Carnot output would be, अगर Carnot output की बात करें तो 2/3 होता है, तो 30,000 का 2/3 सीधे सीधे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, A 20,000। नेक्स्ट, द AFC कर्व इज शेप्ड लाइक, AFC कर्व कुछ इस तरीके से शेप्ड होता है जो एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करता, तो ये काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्लियर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट,
In monopolistic competition, every firm makes huge expenditure to sell more output through advertisement. This is called either advertisement cost or selling cost. तो बेसिकली हम लोग इसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं और हमने पहले भी बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, if it is not possible for any buyer to resell the product sold by the monopolist, then the monopolist can start. देखो क्वेश्चन में बोल रहा है मोनोपोलिस्ट के बारे में. मोनोपोलिस्ट तो वैसे भी वो होता है जो वन सेलर है, सिंगल सेलर. और अगर इसको ये पता चल जाए कि जो भी उससे गुड्स खरीद रहा है, बाई कर रहा है, वो उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकता, तो मोनोपोलिस्ट हर किसी से अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करना शुरू करेगा. दैट इज सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से वो अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा. दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करेगा. क्लियर? नेक्स्ट, इन बिजनेस द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू इक्वल द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड. जब भी हम एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट की. नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू इज अ डैश फंक्शन ऑफ मनी. स्टोर ऑफ वैल्यू कौन सा फंक्शन है? सेकेंडरी. दो ही तो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी. नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म अक्रूज इंटरनल इकोनॉमीज विद एक्सपेंशन ऑफ इट्स स्केल ऑफ आउटपुट द LSE कर्व वुड राइज. नो, द LSE कर्व वुड फॉल. तो आंसर होगा फॉल्स. As a result of external diseconomies, the LSE curve of the firm shifts upward. True. Penetration pricing is setting the price low in order to attract customer. अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था. True. कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करते हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कवर कर सकें. नेक्स्ट, द पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय द RBI and implemented by the RBI to control the money supply is called fiscal policy. No, it is called monetary policy. Next, the instrument commercial paper has risen out of the changing industrial scenario. True. अब देखो नेक्स्ट मैचिंग MSME की बात कर रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. इसका कनेक्शन किससे? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से. मॉरल सुएशन की बात करें तो ये काइंड ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है. RBI नोट इशू करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है, एंड नेशनलाइजेशन की बात करें तो LIC. क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे ई बुलेटिन के ही थे ऑफ जून 2020. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की जो हमारी ई बुलेटिन है उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डील कर लेंगे एंड उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हम जल्दी अपलोड करेंगे. अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना. एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. रीज़न बीइंग ये सारे आपके इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.